हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स गुरुकुल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस को लेकर। इसके साथ हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को लेकर। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन फंसेगा वो आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाला है। इससे इसकी केस स्टडी रेयरली पूछी जाती है, लेकिन हम इसके अंदर केस स्टडी किस तरीके से पूछी जा सकती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस को लेकर। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस को सबसे पहले लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप मैनेजमेंट एज अ आर्ट को समझ लें। तो इसीलिए हम इसके अंदर मेंशन नहीं किए हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट भी कोई चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट होता क्या है। देखो, अगर आपसे कोई भी पूछता है ना कि मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट और नॉट, सीधे सीधे आंसर करना यस, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। देखो, कारण क्या है कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी और पर्सनल स्किल्स भी लगते हैं। यानी कि आप जो है अपने तरीके से किसी भी चीज़ को क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो, ठीक है, अपने पर्सनल तरीके से अपनी पर्सनल स्किल्स का इस्तेमाल करके उस नॉलेज का यूज़ करके आप मैनेजमेंट भी करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुकों के अंदर जो चीज़ दी गई है उसी के अंदर ही आप मैनेजमेंट करेंगे। यानी कि मैनेजमेंट एज आर्ट के अंदर साफ सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी हो जाएगा कि हाउ मैनेजमेंट वर्क्स, जो कि प्रिंसिपल है, थॉट्स हैं। यहाँ क्या है कि मैनेजमेंट जो है अपने एसेंस लिए घूमता रहता है। ठीक है, बात समझो। मान लीजिए आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव पर्सन है, जिसके संग आप बहुत जल्दी घुल मिल सकते हो, तो भाई ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, ये उसकी पर्सनल स्किल्स है कि वो लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है। और एक पर्सन होता है जो जल्दी किसी से घुल नहीं सकता है। ठीक है, होता है ना जो अलग कोने में घूमता रहता है, वो पता नहीं क्या सड़ा हुआ मुंह बना के घूमता रहेगा, लेकिन वो ना ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पर्सनल स्किल्स नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स नहीं है कि वो किसी के संग इंटरेक्ट भी कर सके। तो मैनेजमेंट के अंदर यानी एक कला होनी बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट एज अ आर्ट के अंदर। अब जो व्यक्ति है सबसे ईजिली इंटरेक्ट हो जाता है, जल्दी घुल मिल जाता है, वो जानता है कि लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकता है, वो चाहे वो मेंटली करे या इमोशनली करे। ठीक है, तो ये चीज़ कही जा सकती है कि यस, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। थ्योरेटिकल नॉलेज है इसके अंदर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, साथ साथ में क्रिएटिविटी भी है, और आप अपने पर्सनल टच भी देते हो। सब जगह अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा आपको, इसलिए मैनेजमेंट है जो हर जगह मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह मौजूद नहीं है, आपके घर के अंदर भी मैनेजमेंट मौजूद है। आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, एक प्रकार का मैनेजमेंट करके चलती है। भाई, घर खर्च चलाना है, किस तरीके से चलाना है, आपके पेरेंट्स से तय करके चलते हैं। तो ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको तीन चीज़ें बार बार रिपीट करी थी मैनेजमेंट एज अ आर्ट के अंदर। पहली चीज़ ये कि थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं पर क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक समस्या उत्पन्न होती है। समस्या उत्पन्न ये होती है कि मैनेजमेंट जो है साइंस है भी कि नहीं है। आप सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस को लेकर, कि मैनेजमेंट जो है क्या साइंस है या नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। कारण क्या है? देखिए, हम ये ज़रूर जानते हैं कि सिस्टमेटिक बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के अंदर, और होता भी है। अगर डिटेल में अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो हम इस चीज़ को देखकर चलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और वो इतना एक्यूरेट तो नहीं हो सकता ना जितना साइंस के अंदर होता है। आपने कोई भी प्रैक्टिकल किया, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर आपको पता है कि आउटपुट क्या आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर अगर आपने कोई डिसीजन मेकिंग करी है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, आपको नहीं पता कि प्रॉफिट होगा ही कि होगा या फिर नहीं होगा, ये भी सिचुएशन बैठ सकती है आपके साथ। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर हम ठीक है डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी प्रेजेंट होती है मैनेजमेंट के अंदर। ये फीचर है, फीचर ऑफ साइंस विच ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम कुछ सिस्टमैटिक प्रोसेसेस करते हैं उसके अंदर, उन नॉलेज के अकॉर्डिंग उन प्रोसेसों को किया जाता है, लेकिन हम उसके
आउटपुट को लेकर एक्यूरेट नहीं होते हैं कि हमारा एक्चुअल आउटपुट ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये डिपेंड करता है मार्केट और सप्लाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, डिफ्लेशन के ऊपर। तो यहाँ पे चीज़ें उलटफेर हो जाती है। अब देखो सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपको, आपका टीचर है, आपके टीचर आप क्या, आप क्लास के अंदर शोर ज़्यादा करते हो, आप ठीक है शैतानियाँ बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन अब टीचर आपको डांट रहा है या टीचर ने आप में थप्पड़ मार दिया, आप उस चीज़ से सुधर गए क्या? नहीं सुधरे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से टीचर ने आपको सुधारने की कोशिश करी लेकिन आप नहीं सुधरे, तो होगा क्या? इससे ये चीज़ होती है कि भैया कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट निकल कर आया, लेकिन आप तो वही के वही रहे, आप बदलने वाले थोड़ी हो। अब टीचर को क्या पता कि जब वो आप में थप्पड़ मारेगा उसके बाद एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है। मे बी वो टीचर के फेवर में भी हो सकता है या फिर वो अनफेवर में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आप चिंता मत करिए, ठीक है, कि साइंस के अंदर जो है सिस्टमेटिक ऑफ बॉडी जो है प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। देखो साइंस के अंदर सिस्टमेटिक ऑफ बॉडी प्रेजेंट होती है जैसे मैनेजमेंट के अंदर होती है। कारण बस एक चीज़ फंसेगी कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर के आउटपुट कुछ भी आ सकता है जो हमें बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन साइंस के अंदर हमें पता होता है कि ये एक्सपेरिमेंट करने से, ये प्रोसीजर अपनाने से या इस नॉलेज को सिस्टमेटिकली करने से प्रैक्टिकल के बेस पे ये आउटपुट निकल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर वो एसेंस तो दिखता है, यानी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कितना आपकी सिस्टमेटिक ऑफ बॉडी नॉलेज है या कुछ भी है, उसके अंदर सोफिस्टिकेटेड या डिसिप्लिन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या उससे आपका एंड रिजल्ट निकलेगा ये आपको नहीं पता होता, आप 100% श्योर नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है भाई, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट कहता है आपका प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट्स। तो भाई अगर साइंस की बात की जाए तो आप जानते हो, आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, आप जिस डायरेक्शन में करोगे एक्सपेरिमेंट को उस डायरेक्शन में रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलने वाला साइंस के अंदर। तो लेकिन मैनेजमेंट के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हमारा एक्शन का क्या रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, लेबर पर होगा, मैनेजर पर क्या रिएक्शन होगा, मैनेजमेंट को लेकर क्या रिएक्शन होने वाला है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए आपने दो तरीके का, अगर मैं मैनेजमेंट का एग्जांपल लेकर चलता हूँ, उसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मैनेजर है अपने एम्प्लॉयज़ को या तो मोटिवेट करता है या फिर डीमोटिवेट करता है। ठीक है, दो तरीके के टाइप होते हैं ना मोटिवेशन के, पहला होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, दूसरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर यार हमें पता है कि हमारा मैनेजमेंट अगर हमारे प्रति बहुत अच्छा है और हम उसके प्रति बहुत अच्छे हैं तो वो हमें प्रमोट करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर कुछ कमियां निकल के आती है, मैनेजमेंट हम में से कुछ कमियां निकाल देता है, तो उसके अंदर वो हमें डिमोशन भी दे सकता है भाई, नौकरी से निकाल भी सकता है, लात मार के भी निकाल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है हम लोगों को। तो मैनेजमेंट जो है कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है या कोई एक्सपेरिमेंट करके देखता है, इसी बेसिस पे हम कह देते हैं कि देखो लेबर पर इसका क्या असर होने वाला है, मैनेजर्स पे क्या असर होने वाला है, या मैनेजमेंट पे किस प्रकार का असर होने वाला है। ये एक समस्या को उत्पन्न करता है, हमें नहीं पता भाई एंड रिजल्ट आउटपुट क्या निकल के आने वाला है। अब मैनेजमेंट के अंदर हम एक्सपेरिमेंटेशंस करके तो देखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंटेशंस को डिफरेंटली लिया जाता है। मतलब साफ सीधी है कि करके दिखाओ और कुछ इनोवेटिव करके दिखा दो। ठीक है, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ही, ये मैनेजमेंट होता है सीधा सीधा अगर कहा जाए। लेकिन साइंस में ना ऐसा नहीं होता है, साइंस के अंदर कंक्लूसिव रिजल्ट होते हैं, चीज़ें सही से देखी जाती हैं, हवाबाजी नहीं होती जैसे मैनेजमेंट के अंदर चलता है। तो आप ये साफ कह सकते हो कि यू कैन नॉट गेट स्पेसिफिक रिजल्ट इन मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए बस आप करके देख लो, लेकिन आपको नहीं पता कि एंड में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन साइंस के अंदर आपको पता है आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट को, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फीचर ऑफ साइंस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी कि यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है भाई प्रेजेंट मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। हाँ, एक बार को आप ये कह सकते हो कि यस यूनिवर्सल वैलिडिटी इज़ प्रेजेंट बट नॉट इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। ये सीधी सी बात है, मैनेजमेंट हर जगह एक जैसी नहीं होती है, कंपनी टू कंपनी डिफ़र करके चलेगी। अब मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो और आपने कंपनी छोड़ दी, उसके बाद आपने कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी या कंपनी पकड़ ली, उसके अंदर आपको मैनेजमेंट का काम करने का तरीका अलग मिलेगा। मैनेजमेंट प्रेजेंट है लेकिन
उसका वर्क करने का तरीका बदल जाएगा। इंडिया में मैनेजमेंट का वर्क करने का तरीका अलग होगा, यूएस के अंदर अलग होगा, कनाडा के अंदर अलग होगा। तो हर देश के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट का काम करने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। वहीं पर साइंस जो है यूनिवर्सली प्रूव्ड होता है कि इसमें जो भी एक्सपेरिमेंटेशंस आप कर रहे हो इसका आउटपुट ये निकलने वाला है और इन्हीं के बेसिस पे चीज़ें की जाएंगी, उसके अलावा नहीं की जाएंगी। जैसे रिलेटिवली मोशन को लेकर या फिर कोई भी XYZ चीज़ उठा लो, फिजिक्स के लॉज आप उठा लीजिए, किसी के भी न्यूटन्स लॉ उठा लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उठा लीजिए, तो ये सारी यूनिवर्सल वैलिडिटी को प्रूव करके चलते हैं। वहीं पे मैनेजमेंट जो है एक जैसा वहाँ पे शो नहीं होगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे थे, वहीं पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स अलग हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को लेकर, तो देखिए एक पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी बैठती है, जो कि है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को लेकर। मैनेजमेंट के अंदर वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी होता है, ऐसे ही आपका प्रोफेशन के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी होता है। देखो जब हम मैनेजमेंट को देखते हैं तो ये दिखता है कि जो भी मैनेजमेंट कर रहा है उसे नॉलेज है कि वो क्या कर रहा है, उसको मालूम है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रोसेस कैसे मैनेज किया जाता है, एनवायरनमेंट कैसे बिल्डअप किया जाता है। प्रोफेशन के अंदर एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ज़रूर होती है, यानी कि एक सिस्टमेटाइज बॉडी होती है। यहाँ पर भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ज़रूर मिलेगी मैनेजमेंट के अंदर। इसी तरीके से प्रोफेशन के अंदर भी आपको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर हु इज़ एक्सपीरियंस्ड इनफ टू हैंडल द थिंग्स। आपने देखा होगा मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर होता है जिसको कई तरीके के काम करने आते हैं, वो सिस्टमेटाइज तरीके से सारे कामों को मैनेज कर लेता है। अब देखिए प्रोफेशन के अंदर दो पॉइंट आते हैं, पहला है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और दूसरा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये दोनों ही चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर मिसिंग होती है। इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री देखा जाए तो हर कोई मैनेजर नहीं हो सकता या हर कोई लीडर नहीं हो सकता, हर कोई नेता नहीं बन सकता। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब साफ होता है कि बिना डिग्री के एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन मैनेजमेंट में तो कोई भी डिग्री नहीं होती, MBA की डिग्री भी काम नहीं आती कोई भी। यानी कि सीधी बात यह है कि ऐसे ही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर एसोसिएशंस हैं, लेकिन उनका एक तरीका है, प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, प्रॉपर फ्रेमवर्क तरीके से किया जाता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कि मैनेजर को बिजनेस में कैसे ऑपरेट करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि ये बताकर चलते हैं कि बीइंग अ मैनेजर कोई एसोसिएशन नहीं होता है, जैसे कि आपको ये एज अ मैनेजर आपको ये सारे काम करने हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, टीचर्स वगैरह करते हैं। उनको पता है कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, डॉक्टर का क्या है, टीचर का क्या है। अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ते चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना मैनेजमेंट के अंदर मिसिंग होती हैं। आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स को याद करके चलना है कि आपके यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो चीज़ें दोनों दी गई हैं, इसके अंदर मैनेजमेंट में ये चीज़ें मिसिंग है, लेकिन एज अ प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं। अगर आगे बात की जाए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के अंदर, तो एक पॉइंट आता है आपका प्रोफेशनल एसोसिएशंस। मैनेजर कोई टिपिकल एसोसिएशन नहीं बनाकर चलते, वो स्कैटर्ड होते हैं। साफ सीधी बात है कि वो अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैनेजर का कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता ही नहीं है जहां वो गेट टुगेदर करके चीज़ों को डिस्कस कर सकें और ये बातें कर सकें कि आगे कैसे किया जा सकता है, चीज़ों को अब आखिर हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे डॉक्टर्स वगैरह की मीटिंग होती है आपके, ठीक है, लीडर्स की मीटिंग हो जाती है, नेता लोग जो होते हैं पॉलिटिकल्स, उन जिस तरीके से जो एसोसिएशंस होती हैं, आपने सुना होगा यूनियंस बन जाती हैं। तो भाई मैनेजर की ना कोई यूनियन नहीं होती, एसोसिएशन का यहाँ पे साफ सीधा ये मतलब दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन मिसिंग है, भाई प्रोफेशन मिलेगा आपको मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको एज अ प्रोफेशन में तो मिलेंगी, लेकिन एज अ मैनेजमेंट के अंदर आपको नहीं मिलती हैं। अब लास्ट अगर बात की जाए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के अंदर, तो सर्विस मोटिव को लेकर देखा जाता है। तो देखिए मैनेजमेंट और प्रोफेशन में यहाँ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। प्रोफेशन भी सर्विस मोटिव से काम करता है, छोटे छोटे मैनेजर भी किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, तो उनका एक सर्विस मोटिव होता है कि भाई हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमें करके चलना है, ठीक है। अब अगर बात की जाए साफ तौर पर, आपने देखा मैक्सिमम तौर पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे आपने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री को देखा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को देखा, प्रोफेशनल एसोसिएशंस को देखा, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट को टोटली डिफ़र कर रही हैं व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो यस, मैनेजमेंट आपको टाइम टू टाइम पर डेवलप होता रहता है, टाइम टू टाइम आपको डेवलप करना पड़ता है एक प्रोफेशन की तरह पर।
अभी मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रोफेशन बनाने से रोकती हैं उसको। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कुछ टूवर्ड स्टेप्स के लिए कि मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़र हो रही हैं एज अ प्रोफेशन से रिलेटेड। ये जो सिचुएशंस हैं ये आपको अब समझा दी गई हैं। अब जो केस स्टडी इसकी जो रेयरली पूछी जा सकती है उसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या पूछा जाएगा इसके अंदर और सिचुएशन कैसी आएगी। अब देखिए केस स्टडी दी गई है, इसके अंदर जल्दी से आप रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। बस क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इन द अबव पैराग्राफ वन फीचर इज ईच ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन हैज़ बीन डिस्कस, आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम। यानी कि आपको तीनों चीज़ों से, मैनेजमेंट एज अ साइंस, प्रोफेशन और आर्ट से एक एक पॉइंट आपको दिया गया है, आपको उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जल्दी से पैराग्राफ रीड कर लो, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम छांटने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस को लेकर कौन सी चीज़ दी गई है इसके अंदर। तो हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि साइंस के अंदर आपको भाई डिग्री विग्री की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, वी कैन सी स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस कोर्सेज, ठीक है, एक्वायरिंग लर्निंग सिस्टमैटिक नॉलेज इन देयर सिलेबस। तो सिस्टमैटिक नॉलेज की जब वो बात कर रहा है तो भाई सीधे समझ जाओ कि यहाँ पे जो बात की गई है किसको लेकर बात की गई है, मैनेजमेंट एज अ साइंस को लेकर बात की जा रही है। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस को लेकर बात की गई है इसके अंदर। तो साइंस में कौन सा वाला इसमें अप्लाई हो रहा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को लेकर बात हो रही है। तो इसमें हमने पहली जो आपका फीचर है या फिर साइंस को लेकर जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब दूसरा देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट को लेकर क्या बात कही गई है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर तो देखते हैं कि आपको दे रखा है इसके अंदर, देखिए इसमें दे रखा है साफ साफ आपको कि सक्सेस इन एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन द इंटेलिजेंट एप्लीकेशन एंड मास्टरी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आपकी इंटेलिजेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर खुद की एक क्षमता होनी चाहिए, जो कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट को लेकर बात कही गई है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस किस किस चीज़ की होनी चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ दिया गया है सक्सेस इन एक्चुअल एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन द इंटेलिजेंट एप्लीकेशन एंड मास्टरी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर, जो कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट को दर्शाता है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। और इसके अंदर जो मैनेजमेंट एज अ आर्ट को लेकर आएगा वो है फीचर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी को लेकर। तो दो हमने अभी तक फाइंड कर लिए हैं, अब एक और देखते हैं कि प्रोफेशन को लेकर हमें क्या दिया गया है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को लेकर अगर बात की जाए तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कंपनीज आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज सोशल रिस्पॉन्सिबल या फिर रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी एंड हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेन प्रोग्राम। तो ये चीज़ दर्शाती है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के अंदर सर्विस मोटिव को लेकर के भाई जब हम मैनेजमेंट के अंदर है तो हमारा ये सर्विस मोटिव बनता है कि हमें CSR को भी करके चलना है, चाहे आप किसी के भी अंडर में काम कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि चाहे एक छोटा सा मैनेजर क्यों ना हो, किसी के अंडर में काम कर रहा हो, लेकिन उसका भी खुद का एक सर्विस मोटिव होगा काम करने का। ठीक है, तो ये सर्विस मोटिव जो शो करता है ये उन चीज़ों को भी शो करता है कि मैनेजमेंट में होते हुए भी वो किस तरीके से कंपनी के प्रति जिम्मेदार होता है। तो भाई CSR करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ की जो केस स्टडी है तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के अंदर जो आप इसमें हेडिंग लिखोगे, फीचर लिखोगे, वो होगा आपका सर्विस मोटिव। अब एक केस स्टडी है जो आपको खुद करनी है, पॉज करके कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को करने की। ये जो केस स्टडी है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बस आपको इसमें फाइंड करना है कि किस तरीके से कौन से, पहली बात तो मैनेजमेंट एज अ साइंस को लेकर बात कर रहा है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को लेकर बात कर रहा है, या फिर मैनेजमेंट एज अ आर्ट को लेकर बात कर रहा है, और उसके आपको फीचर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अभी तक फीचर्स मैंने आपको एज अ वीडियो आपसे डिस्कस कर लिए, बस आपको उन फीचर्स को फाइंड करना है, वो लाइन आइडेंटिफाई करके देखनी है और आपका यहाँ पे केस स्टडी जो है पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।